नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सिविल एकेडमी के इस YouTube चैनल पर। आज है दिनांक 16 जून 2022। देखेंगे आज के मुख्य समाचार। यहाँ हम 3 न्यूज़ को एक साथ डील करेंगे। पहला, पार्टी लीडर्स वेटरन्स से आर्मी मोरल्स मे बी हार्म्ड। दूसरा, अग्निवीर्स टू गेट प्रायोरिटी इन CAPF रिक्रूटमेंट। और तीसरा, 3-year डिग्री प्रोग्राम फॉर अग्निपथ रिक्रूट्स। कल मैंने आपको अग्निपथ स्कीम और अग्निवीर के बारे में बताया था। जैसे ही ये मीडिया में हाईलाइट हुआ तो इस पर विद्रोह भी शुरू हो गया। दरअसल लोगों का कहना है कि आपने जो सर्विस का पीरियड रखा है वो 4 वर्ष है, तो 21 वर्ष के बाद जो नौजवान आर्मी से रिटायर करके बाहर निकलेगा वो कहाँ भटकेगा, क्या भविष्य होगा उसका। एक और बात जो गौर करने वाली है कि इस देश में किसी भी ग्रुप ए के पोस्ट का एग्ज़ाम देने के लिए ग्रेजुएशन कंपलसरी होता है। आप स्टूडेंट को 12 पास करने के बाद डायरेक्टली सेना में ले रहे हैं तो ग्रेजुएशन कैसे करेगा, प्लस रिटायर होने के बाद उस बच्चे का भविष्य क्या होगा। क्योंकि आज भी सेना में अधिकतर लोअर मिडिल क्लास के बच्चे ही जाते हैं और सरकारी नौकरी की तैयारी भी जो ग्रुप ए ग्रुप बी की सर्विसेज होती हैं वो भी इसी वर्ग के छात्र ज़्यादा करते हैं। तो सभी का आरोप यह है कि सरकार पेंशन को बचाने के लिए देश के युवा के भविष्य के साथ मजाक कर रही है। रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल DS हुड्डा जी का कहना है कि डेफिनेटली चैलेंजेस हैं, बट गवर्नमेंट बजट एक्सपेंसेस का भी देख रही है। प्लस एक और बात है कि जैसे नौजवान कुछ समय के लिए यानी शॉर्ट सर्विस में आएगा तो उसका मोराल हाई रहेगा, तो उबाल मारते हुए खून को चैनलाइज करके एक डिसिप्लिन रूप में देश की सुरक्षा में लगाया जा सकेगा। ये तो एक पॉइंट ऑफ व्यू था। अब आते हैं इसके बाद क्या। जैसा कि मैंने कल भी बताया था, इन अग्निवीरों को CAPF में प्रायोरिटी मिलेगा। CAPF होम मिनिस्ट्री की सबसे बड़ी एम्प्लॉयमेंट जनरेटिंग एजेंसी है। 2021 का अगर डेटा देखें तो कुल 10,184 पोस्ट ही भर पाए थे, जबकि वैकेंसी 1.29 लाख के आसपास थी। अब जो 46,000 अग्निवीरों में से 25% को तो आर्मी में रख लिया जाएगा, बाकी 75% को CAPF और असम राइफल्स में प्रायोरिटी दिया जाएगा। CAPF के अंदर आपका CRPF यानी सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, CISF सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, BSF बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, SSB सशस्त्र सीमा बल, ITBP इंडो तिब्बतियन बॉर्डर पुलिस फोर्स और असम राइफल्स, ये सभी होम मिनिस्टर के अंदर में आते हैं। तो इसमें इन सभी जो भी 75% जो बच जाते हैं अग्निवीर, उन सभी को इसमें प्रायोरिटी मिलेगा, ऐसा होम मिनिस्ट्री का कहना है। अब आते हैं तीसरे पॉइंट पर। यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर के द्वारा बुधवार को यह कहा गया कि 3 साल का डिग्री प्रोग्राम लॉन्च किया जाएगा इन अग्निवीरों के लिए, ताकि सेवानिवृत्त होने के बाद इनके पास ग्रेजुएशन की डिग्री आ सके। इसके लिए इग्नू को चुना गया है। इग्नू एक MOU साइन करेगा आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के साथ कि डिग्री का जो 50% क्रेडिट होगा वो अग्निपथ स्कीम के अंतर्गत स्किल्स पर बेस्ड होगा, और जो 50% होगा वो अलग अलग एकेडमिक कोर्सेज में होंगे, वो स्टूडेंट खुद सेलेक्ट कर सकता है। इवन मल्टीपल एग्जिट पॉइंट्स का ऑप्शन भी है, जैसे कि पहले साल में ही अगर वो कंप्लीट कर लेता है और पहले साल में छोड़ देता है तो उसे अंडर ग्रेजुएट सर्टिफिकेशन मिलेगा। वो 2 साल करके तब छोड़ता है तो उसे अंडर ग्रेजुएट डिप्लोमा का सर्टिफिकेट मिलेगा, और जब वो 3 साल कंप्लीट करके छोड़ता है तो उसे डिग्री का सर्टिफिकेट मिलेगा। तो इन प्रोविजंस के थ्रू बहुत सारे इश्यूज को डिसॉल्व किया गया है, बट फिलहाल अभी भी बहुत सारा रोष है स्टूडेंट्स में। जैसे कुछ एज को लेकर है कि कुछ अभ्यर्थी जो तैयारी कर रहे थे और उनकी एज निकल गई, तो उनका कहना है कि इस एज लिमिट को बढ़ाना चाहिए था, यानी 21 वर्ष नहीं 21 वर्ष से ज़्यादा तक रखना चाहिए था। बट सरकार इस पर देख रही है। भविष्य में और भी कोई आर्टिकल या फिर कोई न्यूज़ आएगा तो मैं उसके साथ आपके साथ शेयर करूंगा। एक न्यूज़ प्रेसिडेंशियल पॉल्स पर भी है। न्यूज़ में हमारे लिए कोई खास इन्फो है नहीं, बाकी 10 जून के न्यूज़ एनालिसिस में मैंने प्रेसिडेंशियल पॉल्स को डिटेल में कवर किया था, तो आप अगर उसको देखना चाहते हैं तो एक बार आप जाके वहाँ देख सकते हैं। अब आते हैं अगले न्यूज़ पर। कैबिनेट अप्रूव्स मेगा 5G ऑक्शन। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, साइंस एंड टेक के रिस्पेक्ट में आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ भी है। डेट भी अनाउंस कर दिया गया है इस ऑक्शन का। एक्चुअली ये 16 जुलाई को है। अब ये ऑक्शन क्या है? एक्चुअली इंडिया के ज्योग्राफिकल बाउंड्री के अंदर जो भी पब्लिक रिसोर्सेज आते हैं वो गवर्नमेंट ओन करती है, तो एयरवेव्स भी इसी के अंतर्गत गवर्नमेंट के पास जाता है।
ये एयरवेव्स जिसे हम स्पेक्ट्रम कहते हैं, इसे गवर्नमेंट ऑक्शन करती है, मतलब गवर्नमेंट लीज पर देती है या फिर इसका कुछ सालों के लिए किसी न किसी कंपनीज को ये चार्ज करती हैं कि आप हमें कुछ पैसे दो और इसको यूज़ करो। तो जितने भी हमारे टेलीकॉम के कंपनीज़ हैं वो सभी इस स्पेक्ट्रम को खरीदते हैं कुछ सालों के लिए, जो साल का टेंडर निकलता है उसके हिसाब से, और वो उसको उस एरिया को, उस फ्रीक्वेंसी को यूज़ करते हैं। अब ये जो 5G है ये इंफॉर्मेशन को वायरलेसली कैरी करता है थ्रू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। इसी स्पेक्ट्रम के डिफरेंट पार्ट को डिफरेंट कंपनीज यूज़ करती है डेटा ट्रांसमिशन के लिए। स्पेक्ट्रम को सीधे सेंस में एक रेंज की तरह देख सकते हैं। अब जैसे रेडियो फ्रीक्वेंसी का रेंज 3 किलोहर्ट्ज़ से लेके 300 गीगाहर्ट्ज़ तक है। इस रेंज को अलग अलग भागों में बांट दिया गया है और सबका अलग अलग नाम दे दिया गया है, जैसे एक्सट्रीमली लो फ्रीक्वेंसी, अल्ट्रा लो फ्रीक्वेंसी, मीडियम फ्रीक्वेंसी, अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी एंड एक्सट्रीमली हाई फ्रीक्वेंसी। ये जो 30 गीगाहर्ट्ज़ से 300 गीगाहर्ट्ज़ का फ्रीक्वेंसी रेंज होता है ये अक्सर मिलीमीटर बैंड भी कहलाता है, क्योंकि इसकी जो वेवलेंथ होती है वो 1 से लेकर 10 मिलीमीटर तक होती है और 5G के लिए जनरली ये सबसे पॉपुलर चॉइस होती है। अब वेवलेंथ जो होता है वो फ्रीक्वेंसी का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, यानी लो फ्रीक्वेंसी पर हायर वेवलेंथ मिलेगा और हायर फ्रीक्वेंसी पे लो वेवलेंथ मिलेगा। अब यहाँ पर जो भी है वो फ्रीक्वेंसी का ही सब कुछ डिसीजन होता है, यानी फ्रीक्वेंसी पर ही सब कुछ निर्भर करता है। सर्विस प्रोवाइडर के लिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि वो स्पेक्ट्रम के उस पार्ट को यूज़ करे जो सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल है। अब जैसे मिलीमीटर वेव्स है, ये हाई बैंड स्पेक्ट्रम में आता है। इसके साथ एडवांटेज ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा डेटा कैरी कर सकता है, बट लॉन्ग डिस्टेंस कवर नहीं कर पाएगा। तो इसीलिए 5G में ऐसा कोई क्लियर कट डिमार्केशन नहीं होता है कि या तो ये यूज़ कर लें या तो वो यूज़ कर लें। नहीं, सर्विस प्रोवाइडर हायर फ्रीक्वेंसी को वहाँ यूज़ कर सकता है जहाँ मैक्सिमम डिवाइस है, जैसे मेट्रोपॉलिटन सिटी है जहाँ पर डिमांड ज़्यादा हो, और लो बैंड फ्रीक्वेंसीज का वहाँ यूज़ कर सकता है जहाँ पे डिमांड कम हो बट लॉन्ग रेंज चाहिए, तो जैसे रूरल एरियाज़ में। तो इसी के लिए यहाँ पे ऑक्शन होता है कि जो कंपनीज़ हैं वो उस एरिया को, मतलब उस रेंज को उठाती हैं जो उनके लिए सूटेबल हो, जो उनके कस्टमर बेस को मतलब डिसाइड करती हो। इस बार गवर्नमेंट ने 72 गीगाहर्ट्ज़ के 5G फ्रीक्वेंसी को 20 सालों के लिए सेल पर डाला है और उम्मीद है कि 4.5 लाख करोड़ का इससे रेवेन्यू जनरेट होगा। अब अगर स्पीड पर बात करें तो 5G की जो स्पीड है वो प्रेजेंट के 4G से लगभग 10 गुनी ज़्यादा होगी और 5G के पूरे विस्तार के बाद इंटरनेट ऑफ थिंग्स का इंडिया के मार्केट में ईजिली इम्प्लीमेंटेशन संभव है। अगर आपने अमेज़ॉन का मार्केट प्लेस देखा हो, जैसे VR के हेल्प के थ्रू आप ऑनलाइन शॉपिंग कर सकते हो। आप घर बैठे हो, आपने VR बॉक्स लगाया, आपने लॉगिन किया और एक्सेंचर या फिर जो भी अमेज़ॉन के जो मार्केट प्लेस है उसमें आप लॉगिन करते हो। जो भी स्टफ्स आपको चाहिए आप उस पर क्लिक करोगे, विश लिस्ट में डालोगे, शॉपिंग कार्ट में डालोगे, पेमेंट करोगे, फाइनली घर बैठे बैठे आपके सामान आपको डिलीवर हो जाएंगे। ये तो एक पॉइंट ऑफ व्यू है। दूसरा चीज़ होता है कि जैसे मान लीजिए एक कोई शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है, उसमें आप जाते हो, आपको कुछ भी टच नहीं करना है, आप बस वहाँ पर जाके एक बार जो भी स्टफ्स आपको लेना है, जो भी मटेरियल्स आपको लेने हैं, उस पर एक बार आप उसको बस छूते हो या फिर आपको मतलब फिजिकली उसको लेके चलने की ज़रूरत नहीं है। आप उसको टच करते हो, सेंसर्स लगे होते हैं बहुत सारे, उसको सेंस करता है, आपके कार्ट में ऐड कर देता है, आप चुपचाप वहाँ से घर आ जाते हो, आपके जो भी सामान है वो आपके घर पर डिलीवर हो जाते हैं। ये IoT का एक सिंपल मैंने एक्सप्लेनेशन दिया है, सिंपल एक एग्जांपल दिया है। ऐसे ही न जाने कितने हैं, होम ऑटोमेशन है, बहुत सारी चीज़ें। इन सभी के लिए फ्यूचर में हमें एक वास्ट इंटरनेट कनेक्टिविटी चाहिए जिसके थ्रू हम सभी चीज़ों को एक साथ कनेक्ट कर सकें। उन सभी चीज़ों के लिए 5G काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हाई स्पीड नेट चाहिए, तो डेफिनेटली ये बहुत ही मतलब फ्यूचर हमारा बहुत स्टेक पर है इस इंटरनेट कनेक्टिविटी पर। देखते हैं आगे भविष्य में क्या होगा 5G को लेके, बट फिलहाल इतना आप देख सकते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पर। इंडियाज लिंगरिंग होमोफोबिया, द होमोफोबियन एटीट्यूड ऑफ सोसाइटी गोज अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशनल टेनेट ऑफ फ्रेटर्निटी। ये आर्टिकल मेनली कंसर्न है आपका, कनेक्टेड है LGBTQ कम्युनिटी से। क्या है LGBTQ? तो यानी लेस्बियन, गे, बाइसेक्सुअल, ट्रांसजेंडर एंड क्वीर। इसे जनरली क्वीर ही कहा जाता है। मे बी मैंने स्पेलिंग अगर स्पेल गलत किया हो तो आई एम सॉरी, बट मुझे जहाँ तक मालूम है उसे क्वीर ही कहा जाता है। एक्चुअली जून को प्राइड मंथ कहा जाता है
क्यों कहा जाता है? तो 28 जून 1969 को न्यूयॉर्क के स्टोनवॉल इन में, जो कि एक गे क्लब है, वहाँ पर पुलिस ने रेड किया था और इन लोगों को वायलेंटली हैरास भी किया था। तो इसी पर 6 दिनों का प्रोटेस्ट हुआ। काफ़ी उनकी मांगे थी गवर्नमेंट से और भी सारे। इन सभी चीज़ों को लेकर एज अ विक्ट्री के रूप में जून को वो लोग सेलिब्रेट करते हैं। ये चर्चा में क्यों रहा? क्योंकि इसी महीने के शुरुआत में केरला हाई कोर्ट के द्वारा एक डिसीजन सुनाया गया 2 लेस्बियन लड़कियों के पक्ष में, अदीला नसरीन और फातिमा नूरा। ये दोनों लेस्बियन कपल हैं और साथ रहना चाहती थी, बट इनके पेरेंट्स इनको फोर्सफुली सेपरेट कर रहे थे। कोर्ट ने इन्होंने इनके पक्ष में डिसीजन दिया और सोशल मीडिया पे ये काफ़ी चर्चित रहा, काफ़ी बधाइयाँ मिली। अब एक टर्म आता है होमोफोबिया। एक्चुअली होमोफोबिया को सिंपल टर्म्स में समझें तो होमोसेक्सुअल लोगों से फियर या हेट, आप समझ सकते हैं, या तो डर हो या उनसे काफ़ी घृणा हो, उनके प्रति नफरत हो। तो सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 377 को हटाकर एक स्टेप तो लिया इन LGBTQ कम्युनिटी को समाज में इंक्लूड करने का, इंक्लूजन का, बट स्टिल अभी भी समाज में बहुत बदलाव जरूरी है। मैक्सिमम इंडियंस इस तरह के एक्ट करते हैं, मतलब ऐसे एक्ट करते हैं जैसे ये कोई मतलब अजूबा हो। इवन हमारे जो ग्रंथ हैं, हमारे जो महाकाव्य हैं, जैसे महाभारत, अगर आप महाभारत में देखो तो पांचाल के जो राजा थे द्रुपद, उनकी पहली पुत्री थी शिखंडिनी। शिखंडिनी जब छोटी थी तो वो एक लड़की थी, बट धीरे धीरे जब उनका ग्रोथ हुआ, जब वो बड़े हुए, उनमें हार्मोनल चेंज हुए, तो एक लड़के के रूप में विकसित हुए, तो उनका नाम पड़ा फिर शिखंडी। तो उसके बाद और भी बहुत सारे ऐसे मतलब एग्जाम्पल्स हैं। तो हम जब देखते हैं, वैसे ही आप देखो तो हम देवों के देव महादेव, उनके हम अर्धनारीश्वर रूप को पूजते हैं। तो जब हम उस रूप को पूजते हैं तो फिर हम किसी का तिरस्कार कैसे कर सकते हैं? उसी रूप को हम कैसे तिरस्कृत कर सकते हैं? और भी हैं बहुत सारे। हम हरिहर नाथ को पूजते हैं। हरि यानी विष्णु, हर यानी महादेव, दोनों ही पुरुष हैं। हम दोनों के संगम को भी पूजते हैं। तो फिर हम गे लोगों को एज अ तिरस्कार कैसे कर सकते हैं? चलिए एक सेकंड के लिए मैं मान लेता हूं कि ये माइथोलॉजी है, बट क्या अंबेडकर भी माइथोलॉजी थे? अंबेडकर जी ने कहा था कि ये 3 शब्द इक्वलिटी, लिबर्टी और फ्रेटर्निटी मैंने फ्रेंच रिवॉल्यूशन से नहीं लिया है। मेरे फिलॉसफी का जो स्रोत है वो मेरा धम्म है, यानी बुद्धा है। तो अंबेडकर जी का भी यही सोचना था कि अगर हम समाज में भाईचारा चाहते हैं, इक्वलिटी चाहते हैं, तो हमें उसको अपने आप में अंदर उतारना होगा। इवन जेवी कृपलानी ने संविधान सभा में भी कहा था कि हम एक ही ईश्वर के संतान हैं। जब पिता अपने संतानों में भेद नहीं कर सकती तो हम क्यों कर रहे हैं एक दूसरे में भेद? ये बंधुत्व, ये फ्रेटर्निटी हमें केवल जातियों में नहीं अपितु हर वर्ग में देखनी होगी। और ये बदलाव धीरे धीरे ही आएगा, मैं ये समझता हूं। जब राजा राम मोहन रॉय ने सती प्रथा का विरोध किया होगा तो उस समय भी समाज ने विद्रोह किया होगा डेफिनेटली, बट चीजें धीरे धीरे चेंज हुई। थिंग्स गॉट चेंज डेफिनेटली। एक लंबा टाइम लगा, एक लंबा प्रयास लगा, लेकिन चीजें चेंज हुई। सो थिंग्स विल चेंज, बट इट टेक्स टाइम, इट टेक्स एफर्ट्स. So awareness is necessary. I'm not asking you to attend a pride march, but at least you can do is don't bully them. Let them also live peacefully. तो मतलब इस आर्टिकल का पूरा जो निचोड़ यही था कि इंडियन समाज को अभी भी होमोफोबिक एटीट्यूड से बाहर आना पड़ेगा, धीरे धीरे ही सही लेकिन बाहर आना पड़ेगा. अवेयरनेस लाना पड़ेगा समाज में, इवन फैमिलीज में. इस चीज़ों पर, इस टॉपिक्स पर बात होनी चाहिए, क्योंकि ऐसा देखा जाता है कि इन टॉपिक्स पर जनरली इंडियंस बात करने से कतराते हैं. तो इन सभी चीज़ों के लिए अवेयरनेस आना जरूरी है. बाकी so that's all for the day. We'll meet you again tomorrow with a new video. If you enjoyed the today's session, please like this video, share with your friends. Study hard, keep learning. Jai Hind, Vande Mataram.